अरे साहब, इस गांव की तो अलग ही मान्यता है। उनका कहना है कि इस गांव की जमीन में कुछ तो ऐसा है जो मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पता नहीं कोई छलावा है या चुड़ैल, और ना ही कोई बताने के लिए कोई जिंदा बचा है। राघव जब से इस गांव में आया है तब से सभी गांव वाले उसे यही बात दोहरा रहे हैं। शहर से इतनी दूर बैंक में जॉब मिलने से राघव बहुत दुविधा में था कि वो रिजाइन करे या ज्वाइन, लेकिन सरकारी नौकरी ठुकराने की हिम्मत उसमें नहीं थी। बहुत मेहनत से मिली थी उसे ये नौकरी। यार, मैं बिना बात वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि आप गांव वाले कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो? और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब सुनी सुनाई कहानियां हैं और आप इन सब को मान रहे हो। गलती से भी ऐसी बातें अपनी जुबान पर मत लाइए साहब। कहते हैं उस दिन में भले ही कोई नहीं देख पाता, लेकिन वो दिन सबको देख रहा होता है। वो सुन पाती है, उसकी नजर इस वक्त इस गांव पर ही है। पूरे टाइम वो इस गांव को देखती रहती है। उसके वजूद को ऐसे ठुकराता हुआ जो इंसान ये बातें बोलता है, वो उसको अपने सामने खड़ा भी नहीं होने देती और उसको चुनौती मानकर उस आदमी का पीछा करती है और कभी भी नहीं छोड़ती। शंकर की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसने, ना ही कोई बहस करी उससे, बल्कि राघव ने तो अपनी चाय के पैसे भी दे दिए और देकर अलविदा कहकर वहां से चला गया। गांव के बैंक में ज्यादा लोगों की भीड़ ना रहने के कारण राघव ज्यादा वक्त अपनी किताब लिखने में बिताया करता था। पिछले 5 सालों से अपनी जिंदगी के अनोखे पलों को कहानियों में बदलकर दुनिया के सामने लाने की ख्वाहिश थी उसकी। फिर अगले दिन सुबह शंकर चाय वाले की दुकान पर बैठ के जो भी बातें वो कर रहा था, वह हर बात वो उस किताब में लिख रहा था। तभी उसके साथ वाले काउंटर से अनिल जी ने कहा, और भाई क्या लिखा जा रहा है आज? और क्या ही लिखूं, वही सब लिख रहा हूं जो ये सब लोग सच समझते हैं और उस पर विश्वास बनाए बैठे हैं कि यहाँ पर कोई चुड़ैल छलावा वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या। यार, आज सुबह से ही शंकर वहीं मेरे घर के पीछे वाले बंजर जमीन के बारे में अनाप शनाप भूली जा रहा है। मुझे लगता है कि उसे कुछ हो ही गया है। अरे रुक जा भाई, अगर तू इन सब बातों को झूठ समझ रहा है तो ऐसा सोच कि ये सब अंधविश्वास है। मेरा जब से इस गांव में ट्रांसफर हुआ है यही सुनता आ रहा हूँ। पहले मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन जब से वो हादसा हुआ है तब से मैंने हाथ जोड़ लिए हैं अपने। गांव के लोग जो कहते हैं वो सच कहते हैं। इसको लेकर कुछ मत लिखो। तू दिमाग भी पढ़ लेता है ना, तो अपना दिमाग पढ़ ले। अनिल जी बिना रुके सब बोल गए, लेकिन फिर राघव पर उनकी बातों का असर नहीं पड़ा। अनिल जी आगे भी बोले कि मैं तुझे वो किस्सा सुनाता हूँ, लेकिन राघव ने अभी देर हो रही है ये बोलकर बात टाल दी और घर आ गया। सरला मौसी ने रात का खाना बहुत ही स्वाद बनाया था। राघव के इस गांव में आते ही बैंक मैनेजर ने सरला मौसी को राघव के पास भेज दिया था। उसके घर के कामकाज, खाना बनाना की जिम्मेदारी सारी ही सरला मौसी की थी और राघव भी उनको अपनी माँ की तरह ही इज्जत मान देता था। रोज सुबह वो आती थी और शाम का खाना बनाने के बाद
अपने घर चली जाती थी। रोज की तरह घर आज भी सरला मौसी जाते हुए राघव के कान में धीरे से बोली, बेटा, मैंने आपके कमरे की खिड़की बंद कर दी है। सुबह होने से पहले उसको मत खोलना, और अगर बाहर से कोई आवाज आए तब भी उस खिड़की को खोलना नहीं है। याद रहेगा ना आपको बेटा? अरे हाँ जी मासी यार, आप रोज रोज यही बात बता के जा रहे हो। मैं भूलना चाहूं भी तब भी नहीं भूल पाऊंगा। आप बेफिक्र होके जाओ और कल सुबह वक्त से आकर अपने बेटे के लिए आलू परांठे बना देना यार। हाँ बेटा, मुझे याद है। चलो मैं चलती हूँ। मौसी के जाने के बाद राघव भी अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। अरे कल सेकंड सैटरडे है, मतलब आज कोई अच्छी मूवी देखी जा सकती है। मूवी जन्नत में रहने वालों के आधा घंटा ही हुआ था जब उसे कुछ खटखटाने की आवाज आई। पहले उसे लगा शायद मूवी की बैकग्राउंड साउंड होगी, लेकिन वो आवाज बढ़ गई और तेज तेज से आने लगी। उसने ध्यान लगाकर उस आवाज को सुनने की कोशिश करी कि आखिर आवाज कहां से आ रही है। उसने इधर उधर सब जगह देखने की कोशिश करी, पर उसे समझ नहीं आया कि आवाज आ कहां से रही है, और आवाज और तेज हो रही थी। राघव एकदम घबराकर बिस्तर के नीचे उतर गया, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि वो खटखटाने की आवाज कहां से आ रही थी। उसके बिस्तर के पीछे जो खिड़की है, उस खिड़की में कोई खटखटा रहा था। अब राघव सोच में था कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि सरला मौसी मना करके गई थी उसे कि कोई भी आवाज आने पर दरवाजा नहीं खोलना। अभी भी आवाज बढ़ती ही जा रही थी। अरे कौन पागल है जो इतनी तेज खिड़की पीट रहा है? साहब जी, मेरी मदद कीजिए। बस एक बार ये खिड़की खोल दीजिए साहब जी। अरे ये तो किसी औरत की आवाज है। इतनी रात को मेरे कमरे की खिड़की के पास ये औरत क्यों आई है और इतनी तेज खटखटा क्यों रही है? कहीं किसी मुसीबत में ना हो। राघव अपने आप से यही बात कर रहा था कि तभी उस औरत की आवाज आने लगी। अरे मैं नहीं जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। साहब जी बचा लो मुझे, ये मुझे मार डालेगा। बचाओ मुझे। अब राघव ने ऐसे सुनकर बिना सोचे खिड़की को खोल दिया, पर ये खिड़की के बाहर तो कोई नहीं था। अब राघव सोचने लगा कि वो औरत कहाँ गई। मैं यहाँ हूँ साहब जी, मदद करो मेरी, ये दरिंदा मुझे मार देगा। राघव को अंधेरे में ये सब सुनाई तो दे रहा था, लेकिन उस औरत की दूर से सिर्फ परछाई ही दिख रही थी। राघव के दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे, पर इंसानियत के खातिर उसने उस औरत की मदद करना ठीक समझा। अंधेरे में अपनी टॉर्च लेकर भागता हुआ अपने घर का दरवाजा खोल वो पीछे की तरफ से जाने लगा। भागता हुआ राघव जब उस जगह पहुंचा तो देखा कि वहां वो औरत एकदम अकेली खड़ी थी। राघव ने उसको अपनी टॉर्च जलाकर देखा तो वो एक लड़की निकली और वो उसे देखता ही रह गया। लाल साड़ी पहन के वो खड़ी थी। राघव को इतनी खूबसूरत लग रही थी कि करीब 22-23 साल की लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। ये देखकर राघव के अंदर सितार बजने लगा और वो देख के बोली, अच्छा हुआ साहब आप यहाँ आ गए, वरना मैं अरे अरे आप रोइए मत, अब आपको कोई खतरा नहीं है। ये तो बताइए आप हैं कौन और वो आदमी कौन था? अरे पहले आप मुझे मेरे घर पहुंचा दो। वो रहा मेरा घर।
रास्ते में बताती हूँ सब। अरे आपने बताया नहीं कि हुआ क्या था? हाँ सब बताऊंगी, लेकिन पहले आप बताओ कि जब मैं खिड़की पर बुला रही थी तब आप क्यों नहीं खोल रहे थे खिड़की को? अरे यार, वो ऐसा है ना कि मैं इन गांव वालों की बातों में आ गया था। सब बोलते हैं कि जमीन पर कोई छलावा है, इसलिए मैं यहाँ ना आऊं। वैसे मैं इन सब बातों पर विश्वास तो नहीं करता, लेकिन उन्होंने बोल बोल कर मेरे दिमाग में भी ये बात डाल ही दी है। अरे कहाँ गई आप? अरे सुनिए, अरे अरे अभी तो साथ थी, कहाँ गई है? साथ ही तो चल रही हूँ साहब, जरा ऊपर की ओर तो देखो। ये सुन राघव के रोंगटे खड़े हो गए। वो खुद को रोकना चाहता था, भागना भी चाहता था और भागने लगा, लेकिन उसका शरीर उसके बस में नहीं था। ना चाहते हुए भी उसका सर ऊपर की तरफ देखने लगा और उसने देखा कि वही लड़की उसके ऊपर झूल रही थी। जैसे ही राघव से उसकी नजरें मिली तो एकदम राघव के पास आ गई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, मेरा वजूद मान लेना चाहिए था आपको साहब जी। अगले ही दिन सुबह उस जमीन के पास राघव की लाश जख्मी रूप से गांव वालों को मिली। ऐसी ही स्टोरीज को सुनने के लिए आज ही स्केरी रेड ब्लड को सब्सक्राइब करें।